अराउंड 1 लाख से के आसपास जो सैलरी रहती है। जो बेल्ट जॉब्स हैं, यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं, यहाँ पर पनिशमेंट बहुत ज़्यादा है, रिवार्ड्स बहुत कम है। आपको ब्राइब करने की कोशिश करी लोगों ने? सुकेश नहीं की थी। आप निर्भया केस में इन्वॉल्व थे? जो निर्भया केस ये 2020 का है। सुबह तक ये बिल्कुल नॉर्मल ही थे, तो इनको था ही नहीं कि फांसी होगी। सुबह जब 4:30 बजे के आसपास मैंने विनय को कपड़े दिए, जब हमारे पास कंफर्म हो गया तब वो घबरा गया कि भाई कपड़े चेंज करा रहे हैं मतलब फांसी। उसके बाद तो फिर वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। ऐसे फांसी से पहले लोग वो मांगते हैं कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, विश क्या है, ये सब होता है कि नहीं? होता है कि भाई मैं एक बार फैमिली से बात करना चाहता हूँ। इस तरह की चीज़ें जो थोड़ी सी लेजिटिमेट दिखती हैं वो पूरी की जाती है। और जो ये जेल के अंदर टीवी लग जाती है, वीआईपी ट्रीटमेंट, ये होता है? अब वो कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है, वो देते हैं जनरली। जेल में बहुत चीजें स्मगल होती है, नहीं होती? तिहाड़ में होती है। आज के एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे, हम सीखने की कोशिश करेंगे एक अलग दुनिया के बारे में, जेल की दुनिया। एक जेल के अंदर क्या रियलिटी होती है इंडिया में, उसके बारे में ये एपिसोड है। कैसे जेल के अंदर रहकर सारे क्रिमिनल्स अपना नेटवर्क ऑपरेट करते हैं और उसके बाद भी बाहर वो क्राइम कर पाते हैं। जेल के अंदर क्रिमिनल्स की रियलिटी क्या है, जेल के अंदर पुलिस वालों की रियलिटी क्या है, क्रिमिनल्स को वीआईपी ट्रीटमेंट कैसे मिलता है, कौन से ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो अंदर रहकर भी बहुत ज़्यादा वीआईपी जैसे रहते हैं, उनके पास फ़ोन्स भी होता है, कनेक्टिविटी भी होती है और महंगे कपड़े भी पहनते हैं और बहुत सारी ब्रांडेड चीज़ें आते जाते रहती है और उनसे लोग भी मिलते रहते हैं। ये सब कैसे होता है, ये सब हमने समझने की कोशिश करी आज के गेस्ट से, जो है जेलर दीपक शर्मा सर, जो तिहाड़ जेल के जेलर है इंडिया में। आज का एपिसोड पूरा देखिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा। बट बिफोर यू डू दैट, राजशमानी क्लिप्स और राजशमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड को कट करके छोटे समय में आपको एक बेहतर लीडर बनाने की कोशिश करते हैं, छोटी छोटी क्लिप्स के द्वारा। एंजॉय द शो। मुझे मतलब ना, हर जगह मैं देख रहा हूँ ऐसे पॉडकास्ट वगैरह, सब लोग बात करते हैं कि जेल के अंदर रियलिटी है, पर अपन उस पे बात करने से पहले मेरे को जानना है कि जेल के अंदर पुलिस की रियलिटी क्या है। क्या पुलिसमैन या पुलिस वुमेन जो है, उन लोगों को हम जैसे मूवीज में देखते हैं वैसे ही होता है जेल के अंदर कि नहीं? बहुत डिफरेंट एक रियलिटी है, अब हमको पता ही नहीं है बाहर की आप लोग जीते कैसे और क्या होता है। देखिए, जहाँ तक दिल्ली तिहाड़ जेल की बात है तो एशिया की बिगेस्ट जेल है। फैसिलिटी के मामले में नंबर 1 है, चाहे वो इनमेट्स हों चाहे वो स्टाफ हो। तो कुछ स्टेट्स हैं ऐसी जहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूँगा कि हाँ, पुलिसिंग उस तरीके की नहीं है। आप देखेंगे यूपी बिहार के या पश्चिमी यूपी के जो क्षेत्र हैं, वहाँ आए दिन जेल ब्रेक्स होती हैं, अंदर इंसिडेंट होते हैं, जो क्रिमिनल्स हैं वो जेल ब्रेक कर देते हैं। तो ऐसा दिल्ली तिहाड़ जेल में बिल्कुल नहीं है। एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन है। एक मैं कहूँगा कि एक सिपाही होता है जो कम से कम नहीं तो 100 से 80 से 100 लोगों को कंट्रोल करता है। और जो जेल है वो सिर्फ एक प्रोसीजर पे चलती है। एक हम कह सकते हैं कि हमने कोई रूल बना दिया, अकॉर्डिंगली चलेगी। क्योंकि अभी जिस जेल में मैं हूँ, मेरे पास तकरीबन 2400 इनमेट है और एक शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 150 का स्टाफ होता है। ओके, तो आप देखिए 150 लोग 2400 लोगों को संभाल रहे हैं और 2400 साधु नहीं है, सबने कुछ ना कुछ क्राइम किया हुआ है। तो वो 2400 बाहर की अगर हम कंपैरिजन करें तो सब पे भारी है, बहुत ज़्यादा। जिनको समाज नहीं रोकता उनको जेल रोकता है और उनको रोकने वाले हमारे जो बाकी डेट्स जी। ओके, इनके लिए सबसे डिफिकल्ट क्या होता है? क्या डर बड़ी बात होती है कि सामने वाले सुनते नहीं है कि व्हाट डू यू फील? मतलब सबसे प्रॉब्लमेटिक क्या होता है? 150 लोग हैं 2500 लोगों पे, तो वो तो बड़ी बात हो गई। देखिए, जो जेल है ना, जेल के अंदर 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो अंडर ट्रायल है, एक कन्विक्ट है। जो कन्विक्ट हैं, कन्विक्ट तो बहुत डिसिप्लिन रहते हैं, क्योंकि उनकी जो आगे चल के उनको बेल होनी है या उनकी जो कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस है उसके अंदर उनको रिमिशन मिलती है, तो वो सारा ट्रैक रिकॉर्ड हमारे ही साइन के थ्रू रहता है। ओके, क्योंकि सजा कम होनी है कि नहीं होनी है ये सब आपके पास होता है, तो डिसिप्लिन। हाँ, वो जरा भी अगर पनिशमेंट करेंगे तो जो हमारा जो DPR है, प्रिजन रूल है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसे पनिशमेंट देते हैं, तो उसकी रिमिशन कट हो जाती है। तो ये लोग तो अपना वैसे ठीक रहते हैं
और जो अंडर ट्रायल है इनका भी नॉमिनल रोल जाता है जेल की तरफ से। तो जब इनकी बेल पे सुनवाई होती है उसको कंसीडर किया जाता है। तो अगर हम सेटिस्फैक्ट्री लिखते हैं कि भाई जेल में ठीक रहा, बस सुधरने का मौका मिलना चाहिए। ओके। तो इन चीज़ों का फर्क आता है। कुछ केसेस हैं जहां हमें डेटरेंट पॉलिसी भी अपनानी पड़ती है, मिनिमम फोर्स भी यूज करनी पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में करते भी हैं। ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो प्रिजनर होते हैं, जो या तो अंडर ट्रायल है या कन्विक्ट हैं, वो अंदर अपना नेटवर्क चलाते हैं पूरा बहुत सारा, तो वो कैसे ऑपरेट करते हैं जेल के अंदर? देखिए अभी कुछ टाइम पहले तक तो तिहाड़ जेल में फ़ोन के इंसिडेंट भी थे, लेकिन अब हम 5G जैमर्स लगा चुके हैं तो पूरी तरह से जो नेटवर्क फ्री है अभी तिहाड़ जेल। तो अभी जनरली ये लोग क्या करते हैं, अपनी मुलाकातों पे जो इनसे विजिटर मिलने आते हैं तो ये अपने दोस्तों को बुलाते हैं। कोई भी मैसेज देना होता है तो अपने दोस्तों को मुलाकातों के थ्रू इनकी लीगल मीटिंग्स होती हैं, लीगल मीटिंग्स ये लोग करते हैं। या जो फैमिली, कुछ तो क्रिमिनल्स ऐसे हैं कि उनकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है क्राइम के अंदर, तो जो भी मिलने आ रहा है वो उसको बोलेंगे, वो ऐसे ऐसे करते हुए मैसेज पास होता है। और ये अंदर बैठ के कोई फोन पे ऐसे अपना पूरा गैंग नहीं चलाते कि अंदर उसकी 4-5 लोग हैं और वही फोन पे कर रहे हैं सब? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे नहीं होता अब, क्योंकि 5G जैमर्स लगे। हाँ, पहले होता था। हाँ पहले था, पहले के टाइम में था। पहले फोन लोग निकाल के अपना अलग से कर लेते थे। हाँ, वो बहुत से इंसिडेंट हुए हैं, हमने भी बहुत फोन सीज किए हैं, बरामद किए हैं। ओके। शुरू में तो देखा, लेकिन अब पिछले काफी टाइम से नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ बातें उसके हाँ, जो भी मैसेजेस करते हैं उनके थ्रू। आपने बताया था कि आप निर्भया केस में इन्वॉल्व थे, तो आप कैसे इन्वॉल्व थे इसमें? जो निर्भया केस ये 2020 का है, 20 मार्च 2020। तो उस टाइम पर मैं नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर, हमारे जो डीजी साहब थे संदीप गोयल जी, मैं उनको मिठाई खिलाने गया, आशीर्वाद लेने। तो क्योंकि मैं पहला ऑफिसर हूँ जो नेशनल गेम्स में तिहाड़ को रिप्रेजेंट किया 5 साल तक, और 5 साल मेडल भी रहा। वाह। तो सर उस टाइम पे मीटिंग चल रही थी, मैं गुड बुक्स में था उनकी, तो उन्होंने मीटिंग के अंदर ही मेरे को बुला लिया। जैसे मैंने स्लिप दी कि मैं मिलना चाहता हूँ, तो मैं जाके मिठाई खिलानी शुरू की। हमारे डीआईजी साहब बैठे थे, हमारे जो आरएमओ डॉक्टर्स हैं वो सब बैठे थे। तो डिस्कशन चल रहा था, बड़े परेशान थे डीजी साहब, क्योंकि ये पूरा एक इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ था उनकी फांसी। तो मेरे को देख के कहते हैं कि दीपक एक काम कर, तू जाके ज्वाइन कर ले, और तेरा जो कदकाठी है ठीक है कि ना तो ये किसी को चोट पहुंचाए ना कोई इनको चोट पहुंचाए, और ये काम निकलवा दे। मैंने कहा ठीक है सर, जैसा आपको ठीक लगे। तो अंदर से मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। वो केस भी ऐसा था भाई, इमोशंस आपके भी जुड़े थे, मेरे भी जुड़े थे, सभी के जुड़े हुए थे। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं करता हूँ। तो उन्होंने इमीडिएटली ऑर्डर किए मेरे, और 18 तारीख को मेरे को मंडोली से तिहाड़ बुलाया, और 3 दिन हम रेगुलर रहे उनके साथ। सुबह 5:30 बजे फांसी दी, 7:30 बजे के आसपास हमने उनको डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ड्यूटी खत्म हुई, फिर बैक टू पवेलियन। तो फांसी से पहले कोई चेकलिस्ट होती है, कोई चीजें होती है जो चेक करनी होती है? फांसी से पहले एक तो शाम तक यही श्योर नहीं था, रात तक भी 4 साढ़े 4 बजे तक भी, कि इनको फांसी होगी। क्योंकि 1 बजे 1:30 बजे के आसपास हाई कोर्ट इनके वकील साहब पहुंचे, हाई कोर्ट से फिर वो रिजेक्ट हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 4 बजे के अराउंड में हमारे पास जो इनका फाइनल लेटर आया कि हाँ एग्जीक्यूशन करना है। तब तक तो इनको भी ये लग रहा था कि जैसे हर बार बचते आए हैं, बच जाएंगे। हाँ, लॉन्ग ट्रायल जैसे अपॉर्चुनिटी देना जिसको कहते हैं। किस बात पे बच रहे थे? वो जो उनके वकील साहब कुछ ना कुछ, कभी उसकी वाइफ की तरफ से पिटीशन लगा देते थे, कभी जो बहुत कंडे वो अपना सकते हैं, उन्होंने वो सारे अपनाए, और कुछ नहीं हुआ जी। तो मतलब अभी हम बात करें चेकलिस्ट कुछ भी नहीं होती उससे? लेटर आ गया, लेटर होने के बाद कुछ होता है कि ये चेक करो, ये चेक करो? हाँ, आपका उसका जो पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो बॉडी वाइटल्स वगैरह सब चेक किया जाता है, वो सारे चेक किए जाएंगे। डेथ से पहले ही जरूरी है चेक करना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो पूरी एक रिपोर्ट